नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्जी एससी एसटी एक्ट वालों पर गाज कोर्ट के 4 जबरदस्त फैसले जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जज साहब ने अब की बार ठोक दिया जुर्माना और सजा दोनों एक साथ। आज की यह खबर, जो एससी एसटी एक्ट जब से यूजीसी अधिनियम आया तब से बहुत सुर्खियों में है, लेकिन जज जो थे इस पूरे केस में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जज का नाम है विवेकानंद शरण त्रिपाठी। और उनके 4 जबरदस्त फैसले जो आज हर कोई उसको लेकर के एक तरह से जज साहब की दाद दे रहा कि वाकई में ये होता है जज, और इसे कहते हैं न्यायपालिका, जहां न्याय मिला है। उन 4 केसों को बताएंगे, आपसे अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा जितना हो सके, और अपने हित मित्रों को पहुंचा दीजिए। सबसे पहले हम खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन इस वीडियो के आखिर में हम, क्योंकि मामला एससी एसटी का है, मामला लोगों के अधिकार है, तो हम लास्ट इस वीडियो में जनरल कैटेगरी का जो बच्चा, उसकी लाइफ साइकिल दिखाएंगे कि उसका जीवन किस तरह से कुचक्र में अगर फंसा हुआ है तो उसकी लाइफ साइकिल क्या है, वो जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले इस खबर की तरफ। अनुसूचित जाति और जनजाति, जिसे एससी एसटी कहा जाता है, उसको संरक्षण देने वाला, उसके खिलाफ होने वाले अत्याचारों और शोषण के लिए सुरक्षा के लिए 1989 में एससी एसटी एक्ट बनाया गया। एक्ट को बनाने के बाद ऐसे मामले जो त्वरित न्याय देने के लिए विशेष न्यायालय तक स्थापित किया गया, और इस एक्ट ने पीड़ितों को राहत तो पहुंचाई, लेकिन काफी हद तक इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। इस बात का प्रमाण हाल में ही 4 मामलों में, जहां एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की ओर से सुनाए गए फैसले हैं। विशेष न्यायाधीश ने झूठा केस दर्ज कराने वाले 4 लोगों को जो सजा सुनाई, और झूठे केस दर्ज कराने वालों को कड़ी नसीहत मिली है, आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरे खबर में। और इससे पहले आपको दिखाएं एक और सबसे बड़ा पॉइंट, आप नोट कर लीजिए। एससी एसटी एक्ट में अगर आप नहीं जानते हैं तो जो एफआईआर दर्ज करता है, मतलब जो एफआईआर दर्ज करवाता है, उसे एससी एसटी एक्ट की धारा 23 की उपधारा 1 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करके उस समुदाय के सदस्यों के साथ होने वाले अपराध के अनुसार उन्हें 1 लाख से 8.25 लाख रुपए तक की सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देती है। यानी जो लोग फर्जी, जो लोग, मतलब हम आपकी जगह, जो लोग एससी एसटी का केस लगाते हैं किसी के ऊपर, जो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उनको यह पैसा मिलता है। अब आते हैं केस नंबर 1 पर, जहां पर जज साहब ने फैसला सुनाया। पहला केस है, इस केस में सहदेव नामक एक व्यक्ति ने, तो सहदेव ने कोर्ट के जरिए 12 अप्रैल 2024 को गाजीपुर थाने में सत्यनारायण और उनके बेटे संजय के खिलाफ 16 दिसंबर 2023 को 20,000 रुपए और मोबाइल फोन लूटने के अलावा एससी एसटी एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति को 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें उनके बाप बेटे दोनों पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये दोनों ने मेरा फोन चोरी किया, और एससी एसटी एक्ट की धारा लगा दी गई। और उसके बाद पुलिस इसकी विवेचना करती है, कोर्ट में जाता है, विवेचना में ही केस गलत पाया जाता है, लिहाजा पुलिस ने रिपोर्ट कोर्ट में भेजी। उसके बाद, इससे पहले आपको बता दें, इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सहदेव को 2 अप्रैल को झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर 7 साल की कैद और 2,01,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। यह पहला केस है। हालांकि ऐसे केसेस कम देखने को मिलते हैं, जहां जो लोग झूठे जुर्माने जिस पर लगाए गए, माफ करिएगा, जिस पर झूठे आरोप लगाए गए, और आखिरकार बाप बेटे पर फोन चोरी का आरोप लगाया गया, उसके बाद एससी एसटी एक्ट भी लगा दिया गया। मतलब चोर चोरी करने आया और उसके बाद चोर ने फोन चुराया, उसके बाद जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके, लूटने के बाद जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके ये काम कर दिया, आप समझिए। और आखिरकार जज साहब ने जबरदस्त फैसला सुनाया।
आपको कैसा लगा पहला फैसला कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चलते हैं हम केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 है रमेश रावत का। एक रमेश रावत थे जो साहब अरुण, इरफान अली, मोहम्मद जिसान और रिजवान ने से रुपए का लेन देन था उसका। रमेश अनुसूचित जाति का सदस्य था होने का फायदा उठाने के लिए चारों के खिलाफ वर्ष 2022 में चिन्हट थाने में SC/ST एक्ट के साथ ही मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब उसके बाद इस केस की विवेचना होती, जांच होती है। विवेचना में केस झूठ पाया गया था और विवेचक ने 6 दिसंबर 2022 को रमेश के मुकदमे में जुर्म को खारिज करने वाली अंतिम रिपोर्ट लगा दी। कोर्ट रमेश रावत के खिलाफ सुनवाई करके उसे 8 मई को 5 साल की कैद और 50,000 रुपए का जो है जुर्माना दंडित कर दिया। ये दूसरा केस है। अब इस केस के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। तीसरे केस की तरफ चलते हैं। तीसरा केस है लाखन सिंह का। सुनील दुबे से 5 बीघे की जमीन के लिए विवाद चल रहा था, यानी लाखन सिंह और सुनील दुबे के बीच विवाद चल रहा था। लाखन सिंह ने 15 फरवरी 2014 को कोर्ट के जरिए सुनील दुबे और उसके अन्य साथियों के खिलाफ विकास नगर थाने में हत्या का प्रयास, जान माल की धमकी, तोड़फोड़, गाली गलौज और SC/ST एक्ट की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। विवेचना में केस झूठ पाया गया, लिहाजा विवेचक ने लाखन सिंह के मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी और केस चलाने की मांग की। कोर्ट ने 16 मई को लाखन सिंह को 10 साल की कैद और 2,51,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। केस नंबर 4 बाराबंकी का है। उत्तर प्रदेश बाराबंकी के जैतपुर की रहने वाली रेखा देवी ने थाना जैतपुर में 29 जून 2021 को राजेश और भूपेंद्र के खिलाफ जान माल की धमकी, सामूहिक दुष्कर्म और SC/ST एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई। घटनास्थल के आधार पर विवेचना BKT हस्तांतरित हो गई। बख्शी का तालाब जिसे कहते हैं। विवेचना में आरोप गलत पाए गए। इसके बाद विवेचक ने रेखा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में मांग की। इस पर कोर्ट ने 16 जून को रेखा देवी को 7 साल की और 6 महीने की कैद और 2,01,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। ये 4 केस मैंने आपके सामने समक्ष रखे हैं और ये चारों केस, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे चारों केस के बारे में कि भाई हो सकता है क्या है, कैसा है, जज साहब ने हो सकता है, क्योंकि जज साहब के लिए लोग सवाल खड़े, क्योंकि जज साहब का एक बार नाम मैं फिर से कर दूं, क्योंकि जज साहब का नाम पढ़ना जरूरी है कि बहुत सारे लोग जज साहब को त्रिपाठी होने के नाते, उनका नाम है विवेकानंद शरण त्रिपाठी। ये स्पेशल SC/ST कोर्ट के जज साहब हैं जिन्होंने जबरदस्त फैसले सुनाए। अब इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम बातें करते हैं भारत में जनरल कैटेगरी के बच्चों का हालात क्या है। हम पहले एक चीज पढ़ते थे और हमेशा एक कहानियां सुनते थे। गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीब ब्राह्मण समझते हैं आप? हमेशा यही कहानी बनती थी, गांव में गरीब ब्राह्मण होता था और ये कहानियां बहुत सारी आती थी। किताबों में हमने पढ़ा है गरीब ब्राह्मण था जो अपनी मांग करके और इधर उधर से अपना जीवन यापन करता था। अब आज का क्या है, जनरल कैटेगरी, गरीब ब्राह्मण भी जनरल कैटेगरी का है। होता क्या है, एक गरीब ब्राह्मण के यहां एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होते समय बेचारे के पास किसी तरह से कुछ ऐसा मतलब पैसा नहीं था जिससे वो उसको लालन पालन सही से कर सके। तो वो क्या करता है, किसी तरह से बच्चा पैदा होता है। किसी तरह से बच्चा पैदा होता है। उसके बाद बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, पैसे की अगर पिता को आवश्यकता होती है तो सरकार भी उसका कोई साथ नहीं देती है, क्योंकि ना वो कि जनरल कैटेगरी का है, गरीब है, तो उसको कतई भी कोई भी पूछताछ नहीं करता, ना कोई सरकारें आती उसके साथ, ना कोई भी आता। बच्चा फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके किसी तरह से बड़ा होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने का समय आता है, स्कूल में वो एडमिशन के लिए जाता है तो पता चलता है कि जो फीस है वो उसको इतना देना है जो शायद दूसरे कैटेगरी के बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं और उनको पैसा भी मिल रहा वहां पैसे पढ़ने के लिए। किसी तरह से वो भी वहां पर जुगत जुगतार करके वो पैसा वहां पर मतलब वहां पढ़ाई शुरू करता है। वो पढ़ाई शुरू करता है और उसके बाद पिता मेहनत करता है, किसी तरह से करते 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 वो अपनी एजुकेशन को पास करता है। अब आती है बात को कि जब वो किसी कंपटीशन में बैठता है, अभी तो UGC एक्ट भी आ गया है कि अगर यूनिवर्सिटी में जाएगा तो यूनिवर्सिटी में भी उसको जो गरीब ब्राह्मण होगा उसको
कई हैं ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाएंगे और SC/ST एक्ट के तहत वहां पर भी उसके ऊपर केस हो जाएगा। अब क्या होगा, वो बेचारा किसी तरह से वो पढ़ लिख गया तो पता लगा एग्जाम के लिए जा रहा है, किसी तरह से उसने एग्जाम के लिए मतलब अलग अलग चीजों जगहों पर जा करके किस तरह से उसने पढ़ाई की अपनी मेहनत से, और जब अब एग्जाम की बारी आती है तो जहां जाता है वहां हर फॉर्म भरने के लिए उसको 600 से 1000 रुपए देने पड़ते हैं। वहीं SC/ST अन्य लोगों को जो गरीब भले हैं, उसका बेटा IAS है, इसको जीरो कुछ नहीं देना है, लेकिन वो बेचारा किसी तरह से पढ़ाई लिखाई किया, उसको 600 से 1000 रुपए एवरेज हर एग्जाम के कंपटीशन के सरकारी एग्जाम के देने हैं या प्राइवेट कहीं पर भी देने हैं। किसी तरह से वो उन पैसों की व्यवस्था करता है वो, तो पता चला रिजर्वेशन में उसको सीटें अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीट में उसको 10 या 20 सीटें मिलेंगी, बाकी 80% तो आरक्षित करके बैठे हुए किसी न किसी तरह से। और वो भला हो मोदी सरकार का, यहीं पे आकर थोड़ा सा उसको आरक्षण का लाभ मिला क्योंकि EWS के तहत 10% कोटा आपकी रख दिया गया। तो कुल मिलाकर इतना होने के बावजूद भी जब वो पढ़ लिख करके बड़े पोस्ट पर पहुंच जाता है और बड़े पोस्ट पर बैठता है तो कुछ लोग आकर कहते हैं ये देखो ऊंची जाति का इसलिए वहां पहुंचा है, ऊंची जाति होने के नाते उसको वहां पर पहुंचा हुआ है, उसकी मीन्स बनती हैं, लोग चारों तरफ उसे गरीबी नहीं देखते किस तरह से उसने अपने पढ़ाई की, जीवन यापन किया और आज वो जाके उस पोस्ट पर बैठा हुआ है। लेकिन वहीं अगर किसी अन्य जाति का होगा तो कहेंगे अरे देखिए ये तो इस कास्ट का है, देखिए वो पद पर पहुंच गया, लोग उसको सल्यूट करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए उस गरीब के बारे में सोचिए, ये है जनरल कैटेगरी की हमारे यहां पर लाइफस्टाइल, कैसे वो जीता है। जो गरीब है पैदा होने से लेकर के जब तक उसको नौकरी मिलती है, और नौकरी भी मिल जाती है किस तरह से, तो प्रमोशन में उसकी वो लगती है कि प्रमोशन में भी आरक्षण होगा। तो ये है पूरी कहानी। अब आपसे अनुरोध करेंगे इस पूरी वीडियो को जरूर शेयर करेगा, अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।